नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम फिजिक्स लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों बताइए, कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ठीक है, देखिए, ऑक्सीजन में भी होता है, नाइट्रोजन में भी हो रहा है, तांबा में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा गया है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए डिटेल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी लाइन इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट मैंने कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए, हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ देखिए, एंगस्ट्रम इकाई है, आपको बताना है। एंगस्ट्रम जो है इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए, तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम से होता है। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम बड़ा होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करते हैं ना उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ देखिए, एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये TRE 2 में पूछा गया था, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 ऑप्शन है दोस्तों, तो आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा होगा। ये हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं SiO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों, हर्ट्ज को हम आवृत्ति से मापते हैं। ठीक है, और इसका साइन Hz होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, हाँ, हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। ठीक है, इसका संकेत आपको बताए थे भी, Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक समान जो मनुष्य है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए आवृत्ति को मापा जाता है, ये तो जस्ट अभी पढ़ाए थे हर टच। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, वाट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी होती है, तो आपको पता है विद्युत शक्ति की इकाई वाट में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति कार्य बटा समय, ठीक है, और विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक वाट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। आपको बताना है जो सूरज का जो विकिरण होता है, आपको परास बताना है, कितने परास में दिखाई देता है। ऑप्शन ए 100 से 400 nm न्यूटन मीटर, 400 से 700 न्यूटन मीटर, 740 से 10,000 न्यूटन मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों 400 से 700 के बीच में, आपको न्यूटन मीटर के बीच में सूरज का जो विकिरण है वो परास में दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आपको बताना है दोस्तों जो आर्द्रता होती है वो किस उपकरण से मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, हैग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हैग्रोमीटर, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। जो भी आपका जो मॉइस्चर होता है आर्द्रता, वो हैग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए, हैग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन वाला यंत्र है, ठीक है। और आपको पता है हाइड्रोमीटर, ये भी पूछता है कभी कभी कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से आपका द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हैग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों अलग चीज़ है, ठीक है दोस्तों। हैग्रोमीटर से आप सापेक्ष आर्द्रता को माप सकते हैं, ठीक है, और हाइड्रोमीटर से आपका जो द्रव हो गया, जल हो गया, उसके तुलनात्मक घनत्व को माप सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दाब की इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा दाब की इकाई, आपको पता है दोस्तों न्यूटन, ठीक है, या फिर वर्ग मीटर में भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, दाब आपको पता है दोस्तों एक अदिश राशि है, ठीक है, दाब अदिश राशि है, ठीक है। और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, जिसे पास्कल में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। पता है ना, दाब को आप पास्कल में होता है, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि पता है ना दोस्तों। अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण की बात किया जाता है, ठीक है, और आपका सदिश राशि जो है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, दाब का मात्रक आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो जस्ट अभी बताए थे दोस्तों, दाब का जो आपका पास्कल होता है, जस्ट यहाँ देखिए अभी बताए थे दाब का मात्रक आपका न्यूटन पर मीटर, और यहाँ देखिए जिसे पास्कल में इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। यहाँ आपको अदिश राशि बताना है। ऑप्शन ए बल, दाब, वेग, यहाँ देखिए इसके बाद त्वरण, ठीक है। तो आपको अदिश राशि बताना है। तो आपको पता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दाब आपका अदिश राशि है, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में हम लोग देखेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, हाईलाइट पहले ही मैं कर चुका हूँ, ताकि आप लोग जो भी हाईलाइट पॉइंट हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है।
यहाँ देखिए दोस्तों, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जस्ट अभी मैंने बताया था सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, वैसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आपको देख लीजिए एग्जाम्पल में, विस्थापन हो गया, बलवेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, ये सभी जो हैं आपका सदिश राशि है। ठीक है, और यहाँ देखिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया है आयतन, दाब, चाल, दूरी। ठीक है, ये सभी राशियाँ आपका अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं होता है? वैसी राशि बताइए आप लोग कि जिसको मापने के लिए कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। देखिए दोस्तों, दाब के लिए भी मात्रक है, बल के लिए भी है, प्रतिबल के लिए है, और विकृति ऐसा चीज़ है जिसके लिए मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो विकृति इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखिए, सही कथन को आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, सही चुनना है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। यहाँ देखिए डी, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, तो देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्यों? आपको पता है लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और बैंगनी का कम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। लाल का ज़्यादा होता है और बैंगनी का कम होता है। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए दिया हुआ है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक। ठीक है दोस्तों, बैंगनी रंग का जो आपका वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि लाल का जो आपका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका न्यूनतम होती है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। ठीक है, यह दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? जब दिन में पानी पर साबुन की बूंद या फिर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक क्वेश्चन नंबर 19 ये हो जाएगा डी। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस, यहाँ देखिए नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए न्यूक्लियस जो होता है परमाणु का केंद्रक होता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। ठीक है, उसी को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी उबलना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों, एक ठोस जो होता है सीधे गैस में जब परिवर्तन होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट, चलिए 21, वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु। दोस्तों वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस ये तीनों जो अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, वह रहती है, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। त्रिक मतलब 3, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ठोस, द्रव और गैस ये तीनों बिंदु अवस्थाएं हो गया, तो उसी को हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाती है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस्मिक किरणें। आपको बताना है कॉस्मिक किरणें क्या होती है। ऑप्शन ए आवेशित कण होती है, अनावेशित कण होती है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कॉस्मिक किरणें होती है वे आवेशित कण होती है, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो होते हैं G, यहाँ आप लोग देखते हो ना 2G है ना, 3G 4G G आता है, ठीक है। तो वहीं पूछा गया है कि G जो होता है किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों जी मतलब होता है जनरेशन, ठीक है, किस जनरेशन के हैं। जैसे पहले 2G चल रहा था, अभी मान लीजिए 5G चल रहा है, तो जी का मतलब होता है आपका जनरेशन, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। रडार का आविष्कारक कौन था? आपको बताना है दोस्तों कि रडार का आविष्कार किसने किया। रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों रडार जो है आपका रॉबर्ट वाटसन ने बनाया था, ठीक है, आविष्कार किया था। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने 1935, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, 1935 में पहली बार रडार, जिसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, व्यवस्था का विकास किया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमले से पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता है। आपको पता है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक चला था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था। और फर्स्ट आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन ए न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान, पॉजिट्रॉन। तो आपको पता है दोस्तों गॉड पार्टिकल जो है आपका हिग्स बोसान है, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल देखते हैं। यहाँ देखिए हिग्स बोसान एक मूल कण है, ठीक है, जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इसका जो सत्यापन था आपका 14 मार्च 2013 को किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सन 1928, सन 1930, सन 1932, सन 1950। तो आपको पता है दोस्तों सीवी रमन को जो भौतिकी में नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1930 ईस्वी में मिला था,
ठीक है। और सबसे पहले इंडिया में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद CV रमन भौतिक क्षेत्र में मिला था 1930 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ देखिए अरविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र में मिला था आपको 1968, ठीक है। ये तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27, ठीक है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी गैलीलियो। ये हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो इज़ द राइट आंसर, ठीक है। टेलीस्कोप का जो खोज था वो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 28, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, वोन ब्राउन। तो आपको पता है दोस्तों राइट ब्रदर्स 2 भाई थे, उन्हीं ने हवाई जहाज़ की आविष्कार किया था, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण के से पदार्थों के अलग करने में। तो आपको पता है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी जो होता है आपको एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, वहीं एक तकनीक होती है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? आपको बताना है गति का जो डिफिनेशन जो है वो सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, टॉलमी। तो आपको पता है दोस्तों गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 33, ठीक है, तो गैलीलियो हो गया। यहाँ देखिए डिटेल में देखते हैं, गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया, ठीक है। यहाँ देखिए प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बल गुणनफल है। आपको बताना है बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण के, भार और वेग के, भार और त्वरण के। तो आपको पता है दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही बल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, और बल आपको पता है संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपका फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो त्वरण को ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? देखिए ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ए बराबर यू प्लस वी टी, ए बराबर वी यू प्लस यू बाई टी, ए बराबर वी यू बाई 2। तो आपको पता है दोस्तों त्वरण ए बराबर वी माइनस यू बाई 2, ठीक है। चलिए ए विल बी करेक्ट आंसर। 36, ठीक है दोस्तों 36। चलिए वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? आपको बताना है दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है? ऑप्शन ए विपरीत परासरण, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी
अपोहन। तो आपको पता है दोस्तों, अपकेंद्रन जो होता है उस पर काम करती है वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपको पता है होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। तो पता है दोस्तों, वेग और संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? ये तो पता ही होगा दोस्तों, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, चलिए सी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये तो आपको पता ही होगा। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, आपको बताना है कि 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम, 10⁻⁻15 ग्राम। तो दोस्तों ये होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, वायु में ध्वनि तरंग, यहाँ देखिए वायु में ध्वनि तरंग होती है। आपको बताना है कि वायु में जो ध्वनि होता है वो कौन सा तरंग होता है। ऑप्शन ए तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों, वायु में जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ठीक है, आपको पता है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। ठीक है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, क्योंकि वो जो संचरण होती है ना, उनके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, या तो वो ठोस या फिर द्रव या फिर वायु या गैस कह लो। ठीक है, तो जो भी ध्वनि तरंग है आपको उसके लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, तभी वो संचरित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, चलिए रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ठीक है, जिसको सब्लिमेशन भी कहते हैं, आसवन, जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। ठीक है दोस्तों, तो रेत और नेपथलीन जो होता है इसके मिश्रण को हम सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, यहाँ देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का जो होता है इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। ठीक है दोस्तों, वाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए, जब भी नहीं देखेंगे, आपको कई बार बता चुका हूँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ये नहीं देखना है यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विभवांतर वोल्ट मीटर। ठीक है, ये तो सही है, आपको नहीं के बारे में चूज करना है। ठीक है, विद्युत धारा एमीटर, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। विद्युत प्रतिरोध तो गैल्वेनोमीटर, ये गलत होगा दोस्तों। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो नहीं पूछा गया आपसे, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके
पड़ा कार्य का मापन करने हेतु किया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 47, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन डी मैग्नेटिक ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, टरबाइन एवं डायनेमो को बिजली प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा, ठीक है, उसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है अपना सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा मैग्नीज जो होता है आपका डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैथोड के रूप में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का जो ये सीरीज़ था, ठीक है, वो समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो TRE 4 में अपना एक सीट पक्का कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।